So good evening class. Today we'll start metals and non-metals. Last टर्म पे हम लोगों ने periodic classification of elements ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया था. ओके, इट इज एडवाइज कि आप लोग उसका प्रैक्टिस करेंगे. आप लोग वो टॉपिक से periodic classification से what you can do is you can solve the questions from textbooks, स्टेट बोर्ड टेक्स्ट as well as NCERT टेक्स्ट से क्वेश्चन सॉल्व करें, उसका प्रैक्टिस करें. जो आपके पास स्टडी मटेरियल है, you can practice from that as well. In due course of time, we will take up difficulties and doubts of that particular topic. Today, we'll start with a new chapter, metals and non-metals. In state board, in the Maharashtra state board syllabus, this is called as metallurgy. And in CBSE NCERT textbook, it is called as metals and non-metals. Okay. So please raise your hands if you can hear me. People who can hear me, please raise your hands. Okay, good. Okay, it's sufficient. Thank you so much. You can lower your hands. अपना हाथ नीचे कर लो. Unraise your hands. We will start with the new chapter now. Please lower your hands. इससे ये होगा कि जब हम doubts discuss करेंगे तब आप लोग को बताया जाएगा कि you can raise your hands for difficulty sessions. Okay. So till now we have covered periodic classification of elements. अब तक हम लोगों ने periodic classification of elements discuss किया है. राइट. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था ट्रेंड्स. ओके, उस ट्रेंड्स के साथ हम लोगों ने देखा था 5 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स. राइट. तो उसमें था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वैलेंसी, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सेम चलता है, सिमिलर इन द सेंस एग्जैक्टली इनवर्स है. द कंसेप्ट इज आल्सो इनवर्स एज वेल एज द ट्रेंड इज आल्सो इनवर्स. राइट. मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर का भी ट्रेंड इनवर्स था. वी विल रिवाइज दैट. लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं इन अ पीरियोडिक टेबल, इफ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? कम हो रहा है. लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. टॉप टू बॉटम हम जाते हैं तो क्या होता है? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. टॉप टू बॉटम जाने पर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, देयरफॉर नॉन मेटालिक कैरेक्टर विल डिक्रीज. एंड लेफ्ट टू राइट जाने पर metallic character will decrease, therefore non-metallic character will increase. right. तो जो हेलोजेंस है, हेलोजेंस बहुत ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के हैं. फिर आप लोगों के मन में डाउट आएगा, सर एर्गोन के बारे में क्यों नहीं बात किया, नियोन के बारे में क्यों नहीं बात किया, व्हाई आर वी नॉट कंसीडरिंग द जीरो ग्रुप एलिमेंट्स. तो जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी नॉन मेटल्स है, नो डाउट इन दैट. बट जीरो ग्रुप एलिमेंट्स बिकॉज दे डोंट कंबाइन, तो उनको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जैसा कंसीडर नहीं किया है. इसका ये मतलब नहीं है कि वो नॉन मेटल्स नहीं है, वो भी नॉन मेटल्स है, हेलोजेंस भी नॉन मेटल्स है. राइट. But as we go from left to right, the metallic character, percentage metallic character, metallic tendency वो decrease होता है. Metallic tendency decreases as we go from left to right, and as we go from top to bottom, metallic tendency increases. तो जितना हम नीचे जाएंगे वो चीज उतना ज्यादा मेटालिक होता जाएगा. ओके. जितना हम नीचे जाएंगे उतना ज्यादा मेटालिकनेस, उतना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा. अभी मेटालिक कैरेक्टर क्या है? मेटल जैसी प्रॉपर्टीज शो करना. फिर नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या है? मेटल जैसी प्रॉपर्टीज शो नहीं करना. तो नहीं करना मतलब नॉन मेटल्स. हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये एसिड और बेस जैसा नहीं है. जो एसिड नहीं वो बेस, जो बेस नहीं वो एसिड, ऐसा नहीं है. एसिड बेसिस सॉल्ट्स अलग चीज है. दुनिया में बहुत सारे एसिड्स है, बहुत सारे बेसिस है, बहुत सारे सॉल्ट्स भी है. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड्स है जो एसिड्स भी नहीं, बेसिस भी नहीं और सॉल्ट्स भी नहीं है. राइट. लेकिन जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स को मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. ऑल द एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 डिविजन्स. फर्स्ट इज मेटल्स, सेकंड इज नॉन मेटल्स, थर्ड इज मेटलॉइड्स. ठीक है. तो मेटल्स कितने हैं? मेटल्स आर 2/3 ऑफ नॉन मेटल्स. मतलब नॉन मेटल्स नहीं, सॉरी, मेटल्स आर ट्वाइस ऑफ नॉन मेटल्स. इन द पीरियोडिक टेबल लार्ज क्वांटिटी मेटल्स है, कम क्वांटिटी नॉन मेटल्स है और बहुत ही कम मेटलॉइड्स है. 4-5 मेटलॉइड्स ही है. जो zigzag लाइन है दोस आर मेटलॉइड्स. तो दोस आर वेरी लेस इन नंबर. नॉन मेटल्स आर 1/3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मेटल्स आर 2/3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ओके. सो नाउ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे. सो आई विल शेयर द टुडेज प्रेजेंटेशन विथ यू. दिस पीपीटी विल बी शेयर्ड विथ ऑल ऑफ यू. Yes. So today's lecture 1, metals and non-metals.
राइट. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट मैटर इज. ये डेफिनेशन मैटर के बारे में कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने 8th और 9th में पढ़े होंगे. यू माइट हैव स्टडीड दीज टॉपिक्स इन 8th एंड 9th क्लासेस. सो वी विल रिवाइज दीज टॉपिक्स. मैटर, एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर. बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा होगा, राइट. बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस भी किया होगा. मेटल्स क्या, मैटर क्या होता है. मैटर इज एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. तो कोई ऐसी भी चीज है क्या कि जो मैटर नहीं है. तो जैसे एनर्जी है, तो एनर्जी इज नॉट मैटर. मैटर अलग कंसेप्ट है, एनर्जी अलग कंसेप्ट है, राइट. मैटर एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट मैटर मतलब चीज, चीज मतलब उसको सिंपल टर्म्स में हम सब्सटेंस ऐसा बोल सकते हैं. वी कैन कॉल इट एज अ सब्सटेंस. जो चीजें हैं, जो सब्सटेंस है, जिसको रखने के लिए कुछ जगह लगती है, इट रिक्वायर्स सम स्पेस. ओके, तो उस चीज को मैटर बोलेंगे और उसका कुछ मास होता है. अब मास क्या है, तो डेफिनेशन ऑफ मास इज मैटर कंटेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज मास. ये भी एक डेफिनेशन हमने पढ़ा था, बट उससे ज्यादा बेहतर डेफिनेशन, उससे ज्यादा प्रॉपर डेफिनेशन है, मास इज द इनर्शिया कंटेंट ऑफ द बॉडी. ठीक है. तो होता ये है कि मैटर की डेफिनेशन में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आए, एक आया मास और एक आया स्पेस. जो मास है, उस मास की डेफिनेशन में फिर से मैटर नहीं आ सकता है, बिकॉज फॉर डिफाइनिंग मैटर, if we are using the term mass, and for defining mass if we are using the term matter, तो वहां पे एक सर्कल बन गया. और अगर वो सर्कल बन गया तो वो दोनों चीजें डिफाइन नहीं हो पा रही है, बिकॉज एक चीज की डेफिनेशन दूसरे पे डिपेंडेंट है एंड दूसरे की डेफिनेशन पहले पे डिपेंडेंट है. तो वहां एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, एक कंसर्न आ जाता है. तो उस चीज के लिए, उस कंसर्न को सॉल्व करने के लिए मास का एक और अच्छा डेफिनेशन डेवलप किया गया है, एंड मास को बोलते हैं इनर्शिया कंटेंट ऑफ द बॉडी. अब इनर्शिया कंटेंट ये होता है कि अगर हम उसको मूव करना चाहे तो कितना वो चीज रेजिस्ट कर रहा है मूवमेंट को. ठीक है. जैसे अगर हम किसी चीज को धक्का देते हैं और मूव करने की कोशिश करते हैं, तो लैपटॉप को मूव कर सकते हैं, फोन को मूव कर सकते हैं, वॉल को मूव नहीं कर सकते सिंपल हाथ से. सो विच मीन्स वॉल का मास ज्यादा है, लैपटॉप का मास कम है, फोन का मास और भी कम है. तो मास इज द इनर्शिया कंटेंट ऑफ द बॉडी. स्पेस इज द वॉल्यूम. स्पेस क्या है, स्पेस वॉल्यूम है जहां पे उस चीज को हम रख सकते हैं. तो मैटर क्या है, मैटर सब्सटेंस है. ठीक है. अब जो मैटर है, वो मैटर खुद 3 डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई होता है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, राइट. तो मैटर जो है वो 3 टाइप का मैटर होता है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. इसके अलावा और कोई चीज मैटर नहीं है, मतलब और कोई फोर्थ कैटेगरी अभी तक नहीं आया है. सो देयर आर ओनली 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. इसके भी डेफिनेशंस आप लोगों को पता होंगे. This classification is on the basis of chemical composition and chemical properties. ये एक important point है. ये जो हमने क्लासीफाई किया है एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स में, मैटर को हमने 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. तो ये जो क्लासिफिकेशन है, दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, वो सब्सटेंस बना कैसा है, एंड इट इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है. ये फिजिकल कंपोजिशन पे डिपेंडेंट नहीं है. ये क्लासिफिकेशन केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंडेंट है और केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंट है. 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट. सो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज. तो एलिमेंट्स का केमिकल प्रॉपर्टीज कंपाउंड से अलग, कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज मिक्सचर से अलग. इस क्लासिफिकेशन पे हमने मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. और मैटर क्या है, मैटर जितनी भी चीजें, जो भी सब्सटेंसेस है, वो सारी चीजें मैटर है. मैटर एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर. तो फिर कौन सी चीज मैटर नहीं है, एनर्जी मैटर नहीं है. सेकंड, इमोशंस मैटर नहीं करते. मतलब इमोशंस मैटर नहीं करते, इमोशंस मैटर करते हैं, बट इमोशंस आर नॉट मैटर इटसेल्फ बिकॉज दे डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक मास. ओके. हैप्पीनेस, सैडनेस, ये मैटर नहीं है साइंस के टर्म्स में. ओके. हैप्पीनेस, सैडनेस का कोई स्पेस रिक्वायर्ड नहीं होता है, फिजिकल एंटिटी नहीं है, एक चीज नहीं है जिसको हम रख सकते हैं, देख सकते हैं, केमिकली रिएक्ट करवा सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके. कंपाउंड्स मैटर है, एलिमेंट्स मैटर है, मिक्सचर्स भी मैटर है. ओके. और ये जो क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स का, दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल कंपोजिशन. तो केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे मैटर को क्लासिफाई किया गया है. ठीक है.
और जो एलिमेंट्स है उसको किस में फर्दर क्लासिफाई किया है, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। ये हमें इस टॉपिक में पढ़ना है, ये हमें इस चैप्टर में अभी स्टडी करना है। एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। अब मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये स्लाइड हम लोगों ने पहले देखा है, वी हैव डिस्कस्ड दिस स्लाइड बिफोर दिस इन द प्रीवियस चैप्टर। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट पीरियड में डिक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम क्या होता है, टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। इसको हिंट क्या याद रखने का, द हिंट टू रिमेंबर दिस इज इफ यू गो ऑन डिगिंग इनसाइड द अर्थ वी गेट मोर एंड मोर मेटल्स। तो नीचे जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड है। जिगजैग लाइन है पी ब्लॉक में मेटलॉइड्स का, पी ब्लॉक में मेटल्स नॉन मेटल्स मेटलॉइड्स तीनों चीजें मिलती है। एस ब्लॉक इज कंप्लीटली मेटल्स, डी ब्लॉक इज कंप्लीटली मेटल्स, एफ ब्लॉक इज आल्सो कंप्लीटली मेटल्स, एंड पी ब्लॉक में तीनों चीजें, मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है और मेटलॉइड्स भी है। ओके, सो नाउ so these are some of the important concepts जो हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक एंड प्रीवियस क्लासेस से रिवाइज किए हैं। प्रीवियस क्लासेस से हमने मैटर रिवाइज किया एंड प्रीवियस चैप्टर से हमने मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड डिस्कस किया है। आई होप दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डाउट्स लेंगे। अब तक जितना पढ़ा है उसमें अगर डाउट्स है तो यू कैन रेज योर हैंड एंड आई विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक। अगर डाउट्स है तो प्लीज हाथ उठाए। सिर्फ याद रखना कि डाउट या डिफिकल्टी अब तक जो पढ़ाया है इस चैप्टर में इसी पे पूछे। पीरियोडिक टेबल के डाउट्स अभी मत लेना, हम लोग पीरियोडिक टेबल के डाउट्स फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। वी विल हैव अ सेपरेट डिफिकल्टी सेशन और सेपरेट डाउट क्लास फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, यस आयुष, आयुष प्लीज बोलिए सर। सर चैट चालू कीजिए ना, वो बताने के लिए क्वेश्चन। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर चैट चालू कीजिए, वो माइक का प्रॉब्लम है। क्या सर चैट चालू कीजिए, वो माइक का प्रॉब्लम है। नहीं सर सॉरी, वो चैट चालू नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। चैट बॉक्स इज करंटली डिसेबल्ड, इट इज नॉट अलाउड फॉर द स्टूडेंट्स और मी टू चैट विथ यू ओवर देयर, ठीक है। कुछ आप व्हाट्सएप पे डाउट्स मैसेज करना, वी विल टेक केयर ऑफ दैट। ओके सॉरी, यस नेक्स्ट अनीश सोनवने। अनीश बोलिए। सर अगर एक बॉडी का अगर इनर्शिया बढ़ रहा है तो मतलब उसका मास भी बढ़ेगा ना? हाँ सर, अगर बॉडी का इनर्शिया बढ़ रहा है मतलब अगर मास बढ़ता है तो इनर्शिया बढ़ता है। सिंपल टर्म्स में मास बढ़ रहा है मतलब इनर्शिया बढ़ रहा है, इनर्शिया बढ़ रहा है मतलब उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है मूवमेंट को, या अगर मूवमेंट में है तो स्टॉपिंग को, ठीक है। सिंपल टर्म्स है, फिजिक्स का कंसेप्ट है इनर्शिया, बहुत ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे उस पर, बट हमारे लिए जो बेसिक आइडिया रिक्वायर्ड है वो ये है, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। हमारे लिए इनर्शिया का क्या इंपॉर्टेंस है और केमिस्ट्री, इनर्शिया का मतलब हमारे लिए ये है जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है, बेसिकली फर्स्ट लॉ है, अगर कोई चीज भारी है उसका ज्यादा मास है तो उस चीज को मूव कराना डिफिकल्ट, और अगर वो चीज मूव कर रही है तो उसको स्टॉप कराना डिफिकल्ट। अगर कोई चीज हल्की है उसका मास कम है तो उस चीज को मूव कराना भी इजी, और अगर मूव कर रही है तो स्टॉप कराना भी इजी है। अब मूव कर रही है तो स्टॉप कराना इजी का मतलब उसकी स्पीड चेंज करना भी इजी, जरूरी नहीं कि उसका स्पीड 0 कर दे, जरूरी नहीं कि उसको चीज को हम स्टॉप कर दे, उसका स्पीड में चेंजेस ला दो, उसके मूवमेंट में चेंजेस ला दो, तो उस चीज को भी इनर्शिया, उस चीज को ही इनर्शिया बोलते हैं। सेकेंड चीज ये है कि जो इनर्शिया है वो सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड करता है, तो मास इज एक्चुअली द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अब अगर सोचो, अगर हम लोग इनर्शिया को डिफाइन करने के लिए फोर्स ये टर्म का यूज करेंगे तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए मास और एक्सेलरेशन यूज करना पड़ेगा, तो फिर से एक सर्कल बन जाएगा, राइट। तो क्या होता है कि जब किसी भी कंसेप्ट का इंट्रोडक्शन होता है तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम फंडामेंटल्स बोलते हैं, और उन फंडामेंटल्स के बेसिस पे बाकी सारी चीजें डिफाइंड होती है। नहीं तो क्या होगा, सारी चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएगी डेफिनेशन के लिए और हम डेफिनेशन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो देयर आर सम फंडामेंटल क्वांटिटीज इन नेचर, ठीक है। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन नेचर। फिजिक्स में या तो हो गया होगा या तो होने वाला होगा या तो 11th क्लास में डेफिनेटली होगा। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है नेचर में, उसमें से एक फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, और उसमें स्पेस या वॉल्यूम ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ। सोचो अब जो लेंथ है
लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया मिल जाएगा, एरिया को फिर से लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। तो स्पेस का डेफिनेशन लेंथ क्यूब ये डेवलप कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो दुनिया में जितने भी कंसेप्ट्स है वो सारे कंसेप्ट्स 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिफाइंड है, और वो 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज में मास भी आ गया और उसमें लेंथ भी आ गया, तो लेंथ आ गया तो स्पेस आ गया। तो मैटर को डिफाइन करने के लिए मास और स्पेस ये दो चीजों में यूज करना है, और मास को डिफाइन करने के लिए इनर्शिया का यूज कर सकते हैं। अनीश ठीक है, समझ में आया? यस सर, यस सर। तो हमारे लिए बॉटम लाइन इज फॉर अस इनर्शिया, फॉर अस बेसिकली इनर्शिया इज टेंडेंसी टू रेजिस्ट मोशन या टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज इन मोशन। ठीक है, हम और डिफिकल्टीज लेंगे, प्लीज बाकी लोग कोऑपरेट करेंगे और म्यूटेड रहेंगे, प्लीज म्यूट योरसेल्व्स, थैंक यू। प्रथम 045 बोलिए प्रथम। मैटर। प्रथम आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर इज इंटरनेट अ मैटर? बहुत बढ़िया, इंटरनेट मैटर है क्या? तो नहीं है। ओके, नाउ यू कैन नॉट अनम्यूट योरसेल्व्स। इज इंटरनेट अ मैटर? नहीं, इंटरनेट इज नॉट मैटर। आई वुड नॉट कंसिडर इंटरनेट टू बी मैटर, क्योंकि इंटरनेट का पहली बात तो मास नहीं है, और दूसरा इंटरनेट को रखने के लिए कोई स्पेस नहीं है, कोई जगह इंटरनेट नहीं रख सकते। सर्वर रखते हैं हम लोग, लेकिन वो जो सर्वर है वो सर्वर को रखने की जगह है। एक इंस्ट्रूमेंट होगा जो इंस्ट्रूमेंट को रख सकते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को मैटर बोलने का, उस इंस्ट्रूमेंट को हम मैटर बोल सकते हैं। बट इंटरनेट cannot be internet is not matter. Similarly, for example, electricity is not matter. ठीक है, please pay attention that electricity is a form of energy. Energy is not matter. Energy and matter are interconvertible, that is a different thing. But electricity itself is not matter. तो जैसा electricity matter नहीं है, वैसा internet भी matter नहीं है। Okay, so we will take one more doubt, we'll take one more difficulty. Saket Sardar, Saket, please ask. सर हाँ सर। सर प्लाज्मा तो मैटर है, तो हम उसे एनर्जी क्यों बोलते? हमने डिस्कस नहीं किया अभी। हम एक काम करेंगे, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस, उसके बाद आता है 4th स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा, और उसके बाद आता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। के बारे में हम फ्यूचर में डिस्कस कर लेंगे। जब हम वो चीज डिस्कस कर लेंगे तब प्लाज्मा वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है कि जैसे सॉलिड लिक्विड गैस है, अब सॉलिड लिक्विड गैस किस चीज का होता है? तो सॉलिड लिक्विड गैस सब्सटेंसेस का ही होता है ना। तो अगर सॉलिड लिक्विड गैस सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी है तो जाहिर सी बात है कि सॉलिड लिक्विड गैस मैटर की भी प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा एक बहुत ही स्पेशल कंडीशन कंसीडर करो। मतलब हाउ डू वी डिफाइन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस? तो सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ solid liquid and gases are defined on the basis of interparticle distance. अगर इंटरपार्टिकल डिस्टेंस बहुत कम है तो उसको सॉलिड बोलेंगे। मीडियम लेवल का इंटरपार्टिकल डिस्टेंस है तो लिक्विड बोलेंगे। बहुत ज्यादा इंटरपार्टिकल डिस्टेंस है तो हम उस चीज को गैस बोलेंगे, राइट। लेकिन अब क्या होता है कि एक और अच्छा एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन। थिंक अबाउट इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन है उसका तो मास है, उसको रखने के लिए जगह भी होती है ना, किसी पर्टिकुलर शेल में हम रखते हैं। बट एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन कैन बी कंसिडर्ड एज एनर्जी एज वेल। ठीक है, तो उस चीज को हम पढ़ते हैं क्वांटम फिजिक्स में। क्वांटम फिजिक्स बोलो या क्वांटम केमिस्ट्री बोलो, एक ही बात है। क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स में उस चीज को पढ़ाया जाता है। उस चीज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 11th-12th क्लास में आता है। सो अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स there are certain things which are things as well as energy. I mean to say there are certain substances which behave as energy as well. तो उस चीज को एनर्जी भी बोल सकते हैं और उस चीज को मास भी बोल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो डिफरेंट कंडीशंस में वो मास जैसा भी बिहेव करते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंडीशंस वो एनर्जी जैसा भी बिहेव कर सकते हैं। वन ऑफ द एग्जांपल इज इलेक्ट्रॉन। अनदर गुड एग्जांपल इज लाइट। लाइट इज मैटर। लाइट जो है वो मैटर जैसा भी बिहेव करता है कुछ कंडीशंस में, एंड लाइट बिहेव्स एज एनर्जी एज वेल। ऐसा इलेक्ट्रिसिटी के साथ नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी इज एनर्जी, लाइट इज आल्सो एनर्जी,
but there are some examples, there are some experiments which prove that light can behave as matter as well. ठीक है, तो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेटल्स नॉन मेटल्स या मैटर, ये एक बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन हम कंसीडर कर रहे हैं. इसमें हम लोगों ने प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, सन में क्या हो रहा है, वो सारी चीजें डिस्कस नहीं की है. नॉर्मल कंडीशंस में जो भी ऑब्जर्व चीजें है वो नॉर्मल कंडीशन की चीजें सॉलिड लिक्विड गैस है. उस नॉर्मल कंडीशन में क्वांटम फिजिक्स नहीं यूज हो रहा है, तो इसलिए वो चीजें मैटर जैसी है. ठीक है, तो दिस विल बी टेकन एट अ प्रॉपर लेवल, एक रिक्वायर्ड लेवल पे ही ये डाउट हम डिस्कस करेंगे. तब तक आप ये समझो कि फॉर दिस पॉइंट ऑफ टाइम द डिस्कशन इज लिमिटेड ओनली टू सॉलिड लिक्विड गैसेस. द डिस्कशन इज लिमिटेड ओनली फॉर नॉन क्वांटम फिजिक्स. तो उस चीज को न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं, न्यूटोनियन फिजिक्स भी बोल सकते हैं. क्या होता है कि न्यूटन का जो फिजिक्स के लॉज है, these laws are not valid at subatomic particle level. तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूटन के लॉज को फॉलो नहीं करते. क्यों नहीं करते वो बात की बात है, बट वो फॉलो नहीं करते. उस चीज के लिए नए लॉ आए, उसको बोला गया क्वांटम लॉज, क्वांटम मैकेनिक्स. तो जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी भी है और मैटर भी है, तो वैसे प्लाज्मा में क्या होता है ये हम फ्यूचर में देखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वेदांत. वेदांत प्लीज बोलिए आपका डाउट. Sir, हाँ सर. wave is matter or not? सर थोड़ा ऊंचा बोलिए, आई कांट हियर यू. Wave is matter or not? ये वेव इज नॉट मैटर सर, वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. वेव जो है वो प्योरली एनर्जी का फॉर्मेट है. दो टाइप के वेव्स होते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स. साउंड वेव्स आपने सुना होगा, तो साउंड इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. वेव जो है वो वेव इज अ मेथड ऑफ प्रोपोगेटिंग एनर्जी, राइट. तो वेव जो है, वेव एक्चुअली एनर्जी नहीं है, वेव इटसेल्फ इज अ मेथड ऑफ प्रोपोगेटिंग एनर्जी. ठीक है, तो वो भी मैटर नहीं है. जो वाटर में सी शोर पे, ओशन में जो वेव्स बनती है वो भी एनर्जी नहीं है, सॉरी वो भी मैटर नहीं है. वहां पे वाटर के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो मैटर मूव हो रहा है क्योंकि वाटर मैटर है, बट वेव एज सच इज नॉट मैटर. ठीक है, we'll take one last doubt and then we'll continue with the discussion. प्रथमेश धर्मे, प्रथमेश बोलिए. सर अभी जो हम अगर स्पेस में देखें तो सर अभी हम बोलते हैं कि सन से हमें एनर्जी मिलती है. तो सर जो सन की जो आउटर लेयर रहती है फोटोस्फीयर, तो वो मैटर रहती है कि वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी रहती है? आउटर लेयर ऑफ द सन, आई गेस सन प्लाज्मा में रहता है, राइट. प्रथमेश सन प्लाज्मा स्टेट में रहता है क्या? हाँ सर. हाँ सर, तो बस प्लाज्मा के बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, सन हमें एनर्जी दे रहा है, ये स्टेटमेंट हमारे लिए काम का है. सन से एनर्जी अर्थ पे आ रही है, ये स्टेटमेंट हमारे लिए काम का है. तो सन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सन से मैटर नहीं आ रहा है. ठीक है, तो फॉर द टाइम बिंग, ठीक है आपका डाउट अच्छा है, बट फॉर द टाइम बिंग, फॉर द पर्पस ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर, हम वो चीज अभी डिस्कस नहीं करेंगे. हाँ सर, तो फिर इसके ऊपर मेरा और एक मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. अगर हम बोलते हैं कि सन से हमें एनर्जी, मतलब सन हमें एनर्जी देता है, तो फिर हम उसका मास क्यों कैलकुलेट करते हैं? सीधे सीधे बोल देना चाहिए कि एनर्जी है. देखो साइंस जो डेवलप होता है ना, साइंस में जो भी नए नए रिसर्च होते हैं, जो कुछ भी साइंस में हो रहा है बेसिकली वो सारा क्यूरियोसिटी की वजह से हो रहा है. ठीक है, सन का मास क्यों कैलकुलेट किया, लोगों को इंटरेस्ट था. जुपिटर का भी मास पता है, जुपिटर से तो ना एनर्जी मिल रही है ना मास मिल रहा है, राइट. चलो अर्थ का मास कैलकुलेट कर लिया, मजा आ गया, अर्थ पे रह रहे घर की बात है, तो अर्थ का मास कैलकुलेट करके देख लेते हैं. बट फिर जुपिटर का भी मास कैलकुलेट कर लिया, प्लूटो का भी मास कैलकुलेट कर लिया, मून का भी बैठ के मास कैलकुलेट कर लिया, राइट. तो क्यों करते हैं, उसका आंसर क्यूरियोसिटी है. ठीक है, जैसे आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल. पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स पता है ना, फाइनेंशियल मार्केट्स वगैरह, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स इज बेस्ड. हाँ ठीक है, रिप्लाई मत करो बीच बीच में, थैंक यू. आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको मेरी आवाज आ रही है. तो जो पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स है वो किस कंसेप्ट पे बेस्ड है? दैट कंसेप्ट इज विलिंगनेस टू अर्न मनी. ठीक है, सोचो,
द होल कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन कैपिटलिज्म. कोई बेचने वाला है, कोई खरीदने वाला है, तभी इकोनॉमिक्स होगा. अगर खरीदने वाले की इच्छा ही नहीं होगी तो पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स फेल हो जाएगा. ठीक है. तो किसी भी सब्जेक्ट में एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल होता है. द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ साइंस इज क्यूरियोसिटी. ठीक है. फिर उसके बाद दूसरी दूसरी चीजें आती गई, जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी पेन हो रहा है तो कौन सी दवाई ले ले, तो लोगों ने दवाई डेवलप कर ली होगी. ठीक है. ऑल दैट आर नॉट पार्ट्स ऑफ क्यूरियोसिटी, but to a certain extent science develops on curiosity. History also develops on curiosity. Economics does not develop on curiosity. Economics जो है, it depends on the simple assumption that people want to earn money. लोगों को पैसा जमा करना है, लोगों की इच्छा है, और इसीलिए इकोनॉमिक्स चलेगा. तो क्योंकि लोगों को जानना है सन का मास कितना था, इसलिए लोगों ने बैठ के कैलकुलेट किया. जब सन का मास कैलकुलेट किया होगा तब शायद ये नहीं सोचा होगा कि वो चीज आगे क्या काम आएगा. ठीक है. लेकिन ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से, उस पीस ऑफ नॉलेज से आगे चल के कोई चीज में हेल्प मिल जाए. अनदर एग्जांपल, मास ऑफ द मून. शायद तब पता हो या नहीं पता हो, लेकिन जब भी मास ऑफ द मून पता चला होगा, उसके बेसिस पे नए नए डिस्कवरीज में, सॉरी, नए नए इन्वेंशंस में हेल्प मिली होगी. जैसे सैटेलाइट भेजना है तो सैटेलाइट का मास कितना होना चाहिए, तो सिमिलर टू मून रख सकते हैं, मून से कम रख सकते हैं, मून से ज्यादा रख सकते हैं, मुझे नहीं पता क्या होता है, बट क्यूरियोसिटी लीड्स साइंस. ठीक है. उसको और ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. बट सन का मास क्यों डिस्कवर किया है, सन का मास क्यों फाइंड आउट किया, द ओनली आंसर इज क्यूरियोसिटी. ठीक है. विल टेक वन लास्ट डाउट. तनिष कोठारी बोलिए. सर एम आई ऑडिबल? यस यस, प्लीज टेल, यू आर ऑडिबल. सर जैसा आपने बोला कि कभी कभी कुछ फॉर्म्स में लाइट बिहेव्स एज मैटर, तो सर लाइट जैसे फोटोन पार्टिकल से बनी है और फोटोन पार्टिकल्स में सिर्फ एनर्जी होती है, मास नहीं होता, तो फिर अपन उसको मैटर कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? सर वो क्या है ना कि फोटोन के बारे में हम बात ही नहीं कर सकते अभी. ठीक है. क्योंकि आपने डाउट पूछा है तो मैं डिस्कस कर देता हूँ. बट फोटोन जो है, आपने क्या बोला, फोटोन का मास नहीं है? हाँ सर. नहीं सर, फोटोन का ना मास कैलकुलेट करते आता है. देयर आर फॉर्मूले फॉर डिफाइनिंग द मास ऑफ फोटोन. अगर हमने उस चीज को मैटर बोला है तो फोटोन का मास कैलकुलेटेबल है, इट कैन बी कैलकुलेटेड. ठीक है. सर तो अगर फोटोन का मास है तो लाइट से फिर फास्ट चीज बन सकती? लाइट से फास्ट चीज बन सकती? अच्छा, क्यों बन सकती? सर अगर उसका कुछ भी मास होगा तो उससे कम वाली मास की चीज को उससे फास्ट बना सकते. और अगर मैं आपको बोलूं कि डिफरेंट डिफरेंट फोटॉन्स का मास डिफरेंट डिफरेंट है, तो एक हल्का फोटोन होगा और एक भारी फोटोन होगा, तो फिर सबसे हल्के फोटोन से और हल्की चीज नहीं बना पाएंगे. आपने लॉजिक जो दिया, आपने क्या लॉजिक दिया, इफ द पार्टिकल इज लाइटर देन इट कैन बी मेड टू ट्रेवल एट अ फास्टर स्पीड. राइट. दिस इज द लॉजिक व्हिच तनिष हैज गिवन. परफेक्ट लॉजिक, नो प्रॉब्लम इन दैट. अगर चीज हल्की है तेजी से मूव करेगी, कोई डाउट ही नहीं इस चीज में. एक्सेलरेशन वगैरह पे डिपेंड करेगा, बट सिंपल बेसिक कॉमन सेंस वाली बात है. लेकिन जो फोटोन है, फोटोन का मास जो है वो इस पे डिपेंड करता है कि खुद फोटोन कितना भारी है. तो जैसे हाइड्रोजन का मास 1 AMU ले लिया, कार्बन का मास उसके बेसिस पे 16 आ गया, सॉरी, कार्बन का मास उसके बेसिस पे 12 आ गया. तो वैसे फोटोन का एक फिक्स मास नहीं है. फोटोन अगर बड़ा है तो उसका मास ज्यादा है, फोटोन अगर हल्का है, छोटा है, तो उसका मास कम है. तो मास ऑफ फोटोन इज नॉट फिक्स्ड. सोचो, अगर फोटोन का मास फिक्स्ड होता तो लोगों का अगला डाउट ये आता कि फोटोन का मास कितना है, और लोग उसको लर्न कर लेते हैं. सिर्फ यही नहीं, अगर ये और अच्छे से प्रूव हो जाता कि लाइट प्योरली मैटर जैसा है, या उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैटर जैसी मिक्स हो रही है, या बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैटर जैसी फॉलो हो रही है, तो लाइट को भी पीरियोडिक टेबल में जगह दिला देते हैं, क्योंकि वो भी अगर होता तो एलिमेंट ही होता. ठीक है. सो थिंक ऑफ इट इन दैट टर्म कि हल्के फोटोन और भारी फोटोन भी मिलते हैं. अब जिन लोगों के लिए ये टर्म नया है फोटोन, वो सिर्फ इतना समझो कि क्योंकि लाइट कैन बिहेव एज मैटर एज वेल एज एनर्जी, बिकॉज लाइट इज अ फॉर्म ऑफ मैटर एज वेल एज इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी वाली चीज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं और मैटर वाली चीज को फोटोन बोलते हैं. तो फोटोन का मतलब क्या है? फोटोन से डरना नहीं है, फोटोन सिर्फ एक नाम है.
किस चीज का नाम है? पार्टिकल ऑफ लाइट का नाम फोटोन है. This information is for those people who have heard the term photon for the first time. फोटोन क्या होता है? पार्टिकल ऑफ लाइट होता है, बस. इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं लेना देना. लाइट क्या है? एनर्जी भी है, हाँ है. लाइट क्या है? मास भी है, हाँ है. मास है मतलब मैटर है, डेफिनेटली है. तो मैटर फॉर्म ऑफ लाइट called as photon. Please hold on for 2 minutes. So matter format of light is called as photon, and energy format of light is called as light, and light energy propagates through electromagnetic waves. Electromagnetic waves के format से light energy propagate होता है. ठीक है? So that is sufficient. Please hold your doubts, please hold your difficulties. हम आगे discuss करेंगे. Coming back to the topic. अब तक हमने क्या देखा? अब तक हम लोगों ने मैटर देखा. मैटर इज एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. मास क्या है? मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, इनर्शिया से रिलेटेड. स्पेस क्या है? स्पेस जो है वो वॉल्यूम है, और वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है लेंथ क्यूब. लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, दैट इज वॉल्यूम. तो मैटर इज एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. हो गया, इजी है. फिर जो मैटर है उसके 3 क्लासिफिकेशंस क्या है? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स. फिर जो एलिमेंट्स है उसके 3 क्लासिफिकेशंस क्या है? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. कंपाउंड्स और मिक्सचर्स का क्या हुआ वो बाद में देखेंगे. अभी हमें मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स पे फोकस करना है. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स एज वेल. ठीक है. फिर मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल. ध्यान रहे कि पीरियोडिक टेबल इज अ मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. पीरियोडिक टेबल में कंपाउंड्स नहीं है, पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एलिमेंट्स है. ओके. These elements are classified as metals, non-metals and metalloids. और पीरियोडिक टेबल में उसका एक ट्रेंड आता है. तो लेफ्ट टू राइट जाते तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? कम हो रहा है. टॉप टू बॉटम जाते तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ रहा है. टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. ओके. zigzag लाइन जो है वो क्या है? पी ब्लॉक है, और पी ब्लॉक कंटेन्स मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. ठीक है. अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड इज फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो प्लीज पे अटेंशन. सब लोग मेरी तरफ देखें, फोन में अपने स्क्रीन की तरफ देखिए, फोन लैपटॉप जो भी आप लोग यूज कर रहे हो. दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है. फिर मन में डाउट आएगा, सर प्रॉपर्टी मतलब क्या? एक्चुअली प्रॉपर्टी क्या है? तो प्रॉपर्टी जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक. प्रॉपर्टी का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक, उसका बिहेवियर, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर. फिजिकल स्ट्रक्चर भी जाने दो, वो चीज हार्ड है या सॉफ्ट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस है, ये सारी चीजें प्रॉपर्टी में आती है. फिर दूसरी टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या आता है? उसमें आता है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, जिसको हमने वैलेंसी नाम दिया था. वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा या बेसिक बिहेवियर शो करेगा. उसका टेस्ट कैसा होगा? ठीक है. वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा. फिर अगर लिक्विड होगा तो उसका थिकनेस कितना होगा. सॉलिड होगा तो उस चीज को फेंक देंगे तो वो टूटेगा या नहीं टूटेगा. अगर नहीं टूटा तो उसका शेप चेंज होगा क्या. तो ये सारी चीजें को हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं या प्रॉपर्टीज बोलते हैं. सिर्फ 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होती है. देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. सिंपल है. 2 टाइप की प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बस. फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है? तो हार्डनेस फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है. हार्डनेस या सॉफ्टनेस. अगर हार्ड है तो हार्डनेस का उल्टा सॉफ्टनेस. वो चीज कितना स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, उसको फिजिकल प्रॉपर्टी सोचेंगे. क्यों फिजिकल प्रॉपर्टी सोचेंगे? क्योंकि वहां पे केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है. कोई भी कंसेप्ट वैलेंसी वाला या रिएक्शन वाला वहां यूज नहीं हो रहा है, इसलिए उसको फिजिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस. कुछ लोगों ने डाउट्स पूछा था प्लाज्मा वगैरह के बारे में, बट वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट एज ऑफ नाउ. As of now, we are restricting our discussion only to solid, liquid, and gases. There are 3 states of matter for now. For the time being, we will discuss solids, liquids, and gases. So, metals और non-metals जो है, जो metalloids है, जितने भी periodic table में elements है, all the elements in the periodic table are either solid or liquid or gases. इसके अलावा कुछ नहीं. Periodic table में जो कुछ भी मिलता है,
तो या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैसियस फॉर्मेट में होगा। मैक्सिमम चीजें सॉलिड है, क्योंकि मैक्सिमम चीजें मेटल्स है, एंड मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, राइट। तो मेटल्स का स्टेट क्या है? मेटल्स का स्टेट सॉलिड है, मेटल्स आर सॉलिड। majority of the elements are metals, therefore majority of the elements are in solid state। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की, हार्डनेस या सॉफ्टनेस, जिसको स्ट्रेंथ से भी रिप्लेस कर सकते हैं। स्ट्रेंथ मतलब हार्डनेस या सॉफ्टनेस से रिलेट कर सकते हैं, ऑल्दो द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ इज डिफरेंट देन हार्डनेस। हमारे केस में इतना सफिशिएंट है अभी के लिए। सेकेंड पॉइंट इज स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। थर्ड कंसेप्ट इज फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, प्लीज पे अटेंशन, सब लोग ध्यान से सुनेंगे अभी, प्लीज पे अटेंशन। फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये दो अलग अलग चीज है। फ्रीजिंग पॉइंट होता है लिक्विड्स का, फ्रीजिंग पॉइंट होता है लिक्विड्स का, और मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड्स का। फ्रीजिंग पॉइंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स बिकॉज लिक्विड्स कैन फ्रीज, and melting point is the property of solids because solids can melt। दोनों का वैल्यू सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड आइस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है, बट आइस के लिए वो हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, एंड वाटर के लिए, लिक्विड वाटर के लिए वो हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस आइस का है मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट, वाटर जो है वो बॉइल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो जिस तरह से फ्रीजिंग पॉइंट का रिलेटेड मेल्टिंग पॉइंट है, उसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट के रिलेटेड वाले टर्म को क्या बोलते हैं, ये आपको ढूंढ के लाना है। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। क्लास खत्म नहीं हो रहा है अभी, बट ये होमवर्क याद रखें। फ्रीजिंग पॉइंट इज टू मेल्टिंग पॉइंट, सो बॉइलिंग पॉइंट इज टू व्हाट। जब गैसेस लिक्विड्स में कन्वर्ट होते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये पता करके लाना है। लिक्विड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। जो फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है, ये जो कंसेप्ट है, ये भी एक क्या है? दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल प्रॉपर्टी। ये चीज भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। समथिंग कैन बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इट कैन बी अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोई चीज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, बहुत अच्छे से भी कर सकता है, उस चीज को सुपर कंडक्टर बोलेंगे। बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ऑल्सो अ फिजिकल प्रॉपर्टी। क्यों फिजिकल प्रॉपर्टी है? क्योंकि केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्यों फिजिकल प्रॉपर्टी है? क्योंकि केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। सॉलिड, लिक्विड, गैस भी वही चीज, और हार्डनेस और सॉफ्टनेस भी वही चीज। केमिकल कंपोजिशन इज नॉट चेंजिंग, ओनली द फिजिकल स्ट्रक्चर इज चेंजिंग। अपीयरेंस मे और मे नॉट चेंज। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस के टाइम पे अपीयरेंस चेंजेस, बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के टाइम पे अपीयरेंस डज नॉट चेंज। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ऑल्सो फिजिकल प्रॉपर्टी। डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी। डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, वी विल रिवाइज दिस। एबिलिटी टू बी beaten into sheets is called malleability and ability to be drawn into wires is called ductility। ducts का मतलब होता है wires, duct, wires। so ductility is ability to be drawn into wires। ठीक है, तो क्या करते हैं, जैसे मेटल है, कोई सॉलिड है, मेटल है, सपोज गोल्ड है, तो गोल्ड को क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं। हैमरिंग करने से क्या होता है, वो एक थिन शीट में डेवलप हो जाता है। तो थिन शीट में डेवलप हो रहा है मतलब वो क्या हो गया, मेलिएबल हो गया। मेलिएबिलिटी मीन्स something which can be beaten into sheets, and ductility means something which can be drawn into wires। किसी चीज के अगर हम वायर बना सकते हैं, जैसे कॉपर के वायर्स है, थिन वायर्स अगर हम बना सक रहे हैं, वन डायमेंशनल चीज, वायर इज अ 1D थिंग। इमेजिन शीट्स आर 2D थिंग, ऑल्दो शीट्स का थिकनेस होता है, बट वी कैन कंसिडर देम टू बी 2D फॉर दिस कंसेप्ट। सो मेलिएबिलिटी इज beaten into sheets
डक्टिलिटी इज ड्रॉन इनटू वायर्स। अब उसके आगे देखो स्लाइड पे एक कमेंट भी लिखा है हमने, डक्टिलिटी एंड malleability is defined only for ductility and malleability is defined only for solids. Why? ऐसा क्यों है कि उसे solids के लिए डिफाइंड है? तो सोचो, लिक्विड्स जो है, लिक्विड्स उसको हम बीट नहीं कर सकते, सॉलिड्स को बीटन इनटू शीट्स या ड्रॉन इनटू वायर किया जा सकता है। लिक्विड्स को क्यों नहीं कर सकते? जिस भी चीज से आप उसको बीट करने की कोशिश करोगे, जिस भी चीज से हैमरिंग करने की कोशिश करोगे, वो चीज उसमें चला जाएगा अंदर, क्योंकि वो सॉलिड नहीं है। सेम रीजन फॉर गैसेस, हवा से ऐसे हैमर करोगे तो गैसेस को थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, गैसेस के वायर्स डेवलप नहीं कर सकते। सो डक्टिलिटी एंड malleability इज डिफाइंड ओनली फॉर सॉलिड्स, प्लीज रिमेंबर दिस, ओके। फिर इसी के साथ आप लोग सॉलिड लिक्विड गैसेस का डिफरेंस याद कर सकते हो। इंटर पार्टिकल सेपरेशन वेरी लेस, दीज आर सॉलिड्स। इंटर पार्टिकल सेपरेशन वेरी हाई, these are gases. Interparticle separation medium है तो liquids. Interparticle force of attraction very high, these are solids. Interparticle force of attraction very less, these are gases. Interparticle force of attraction medium तो liquids. Attraction ज्यादा तो spacing कम, क्योंकि पास आ गए। Attraction कम तो spacing ज्यादा, क्योंकि particles दूर चले गए। So I would recommend all of you to please revise solid liquids and gases difference from your 8th and 9th textbooks. ठीक है, 8th और 9th के बुक से आप लोग solid liquid gases का difference revise करें, उससे यहाँ पे समझने में help होगा। तो ductility and malleability जो concepts है ये सिर्फ solids के लिए defined होते हैं। ठीक है, next property is sonority, ability to produce sound on being struck. So solids or metals, not just solids, metals are generally sonorous. And the last property is luster, ability to shine. जो चीजें शाइन कर रही है वो क्या कर रही है? लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है। They do not produce their own light. वो खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, लाइट जनरेट नहीं करते, किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट नहीं करते लाइट में, वो सिर्फ क्या करते हैं? लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। So those things are lustrous. ये जो है ये प्रॉपर्टीज है, मैंने ये नहीं बोला कि ये मेटल की प्रॉपर्टीज है। These are the examples of फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें से कौन सी प्रॉपर्टीज मेटल्स की है, कौन सी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की है, हम आगे देखेंगे, इसी लेक्चर में देखेंगे। बट अभी हम लोगों को ये समझना है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है। So these are some examples of physical properties. There may be many other physical properties, but these are some of the important examples. ठीक है? So now we will take some difficulties. अभी हम doubts clear करेंगे। I request everyone to please cooperate. Keep yourselves on muted. जिनको डाउट पूछने का परमिशन मिला है सिर्फ उन्हीं को डाउट पूछने दें, प्लीज बी म्यूटेड, ओके। श्रेयस मालपानी बोलिए। सर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मैटर हो सकता क्या? टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मैटर हो सकता क्या? Sure. टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मैटर हो सकता है क्या? एक्चुअली क्या है ना कि प्रैक्टिकली अगर देखें तो देयर इज नो ऑब्जेक्ट विच इज टू डायमेंशनल। तो मैटर के लिए तो स्पेस चाहिए, स्पेस मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब 3D है। आपके दिमाग में कोई ऐसा एग्जांपल आ रहा है क्या कि जो चीज 2D है, प्योरली 2D चीज है? श्रेयस आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज है क्या जो प्योरली 2 डायमेंशनल है? नो सर। तो वही चीज Shadow. ठीक है, तो 2 डायमेंशनल थिंग डज नॉट एग्जिस्ट। चाहे वो चीज कितनी भी पतली हो, उसका कुछ तो थिकनेस होगा। थोड़ा भी थिकनेस आ गया इसका मतलब वो चीज 3 डायमेंशनल हो गया, उस चीज को कुछ स्पेस की रिक्वायरमेंट है। तो जो मैटर की डेफिनेशन में स्पेस ये वर्ड आया, द डेफिनेशन ऑफ मैटर कंटेन्स 2 concepts, मास एंड स्पेस, राइट। सो मास मतलब इनर्शिया वाली चीज, और जो स्पेस है वो वॉल्यूम वाली चीज है। वो एरिया नहीं है, वो लेंथ नहीं है, वो वॉल्यूम है, और वॉल्यूम हमेशा 3 डायमेंशनल होता है। देयर इज नो थिंग, देयर इज नो सब्सटेंस विच इज 2 डायमेंशनल। कितना भी पतला पीस ऑफ पेपर होगा, कितना भी थिन होगा, तो भी उसका कुछ तो थिकनेस होगा ही, और कुछ थिकनेस हो गया मतलब इट ऑक्यूपाइज सम वॉल्यूम, इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस।
ठीक है, we'll take next difficulty now. Rishabh Agrawal, please restrict your difficulties only to the topics which we are discussing. Rishabh बोलिए. Sir, what is the physical state of clay? हाँ सर, बहुत बढ़िया. What is the physical state of clay? Good. एक बहुत अच्छा डाउट आया है, उसी के साथ थोड़ा और मैं डिस्कस करना चाहूंगा. What is the physical state of clay? What is the physical state of toothpaste? ठीक है, तो टूथपेस्ट, क्ले, ये सारी चीजें क्या है. तो क्या होता है ना कि सॉलिड्स और लिक्विड्स, सोचने वाले को ऐसा लगता है कि दोनों में बहुत डिफरेंस है, लेकिन देयर आर सम सब्सटेंसेस, देयर आर सम कंपाउंड्स, एलिमेंट्स तो नहीं है लेकिन देयर आर सम कंपाउंड्स विच शो इंटरमीडिएट बिहेवियर. ठीक है, उस चीज को हम पढ़ते हैं रियोलॉजी में. ओके, तो हम लिखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे. वी स्टडी दोज थिंग्स इन रियोलॉजी. ठीक है, तो रियोलॉजी में, रियोलॉजी कंसेप्ट में क्या होता है, उसमें हम पेस्ट, क्ले, डव, DOUGH, जो डफ होता है ना, DOUGH, डव, खाना बनाने वाला, रोटी का जो आटा होता है, उस चीज को भी रियोलॉजी में स्टडी करते हैं. पेस्ट, क्ले को भी रियोलॉजी में स्टडी करते हैं. तो होते वो सॉलिड्स है, बट दे शो सम प्रॉपर्टीज एज लिक्विड्स. फॉर एग्जांपल, एबिलिटी टू फ्लो. जैसे टूथपेस्ट है, तो टूथपेस्ट में से टूथपेस्ट निकल जाता है, तो इट कैन फ्लो आउट ऑफ द ट्यूब. सिमिलरली क्ले, उसका हम शेप चेंज कर सकते हैं. तो फॉर द टाइम बिंग वी विल कंसिडर देम एज सॉलिड्स, बट दे शो सम प्रॉपर्टीज एज लिक्विड्स. वो लिक्विड जैसे नहीं है, सॉरी, वो लिक्विड नहीं है लेकिन लिक्विड जैसे सॉलिड्स है. रादर देन सेइंग कि वो लिक्विड्स है, हम बोलते हैं कि दे आर सिमिलर टू लिक्विड्स बट दे आर सॉलिड्स. ठीक है, तो सॉलिड्स है, बट सॉलिड्स के साथ साथ वो लिक्विड जैसी कुछ प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं. एंड वन ऑफ द प्रॉपर्टीज एबिलिटी टू फ्लो, एबिलिटी टू चेंज द शेप, टेकिंग द शेप ऑफ द कंटेनर. ये प्रॉपर्टी लिक्विड्स का है. क्ले कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. टूथपेस्ट कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. Stone cannot take the shape of the container. So stone is a solid. Clay is also a solid, but it can take the shape of the container. So clay is a solid which can show some properties similar to liquids. ठीक है, तो आई होप ये डिफिकल्टी जिनका था, ऋषभ अग्रवाल, आपका आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा. तो उनको हम सॉलिड्स कंसीडर करेंगे, बट दे हैव सम प्रॉपर्टीज विच आर लिक्विड लाइक. ओके, ठीक है. Yes, sir. Thank you. नेक्स्ट डाउट लेंगे आप हर्षवर्धन का. हर्षवर्धन मुले प्लीज बोलिए. सर, टेंसाइल स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में कंसीडर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, टेंसाइल स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी को हम फिजिकल प्रॉपर्टी में कंसीडर करते हैं क्या? वेरी गुड. ये दोनों टर्म्स भी हमें डिस्कस करना है. टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द सब्सटेंस. हार्डनेस को टेंसाइल स्ट्रेंथ से रिलेट कर सकते हैं. एक्चुअली दोनों अलग अलग चीज है, बट समझने के लिए उसको रिलेट कर सकते हैं. टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है उस चीज पे फोर्स लगाएंगे और वो चीज कितना ज्यादा फोर्स को बेयर कर सकता है. क्वांटिटी ऑफ द फोर्स विच दैट पर्टिकुलर थिंग कैन बेयर इज कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेंथ. ओके. इलास्टिसिटी is also very good property. It is a very interesting property. हम डिस्कस करते हैं. इलास्टिसिटी का मतलब है the property, it is the ability of solids. जाहिर सी बात है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी हम सॉलिड्स के लिए डिस्कस करेंगे. ओके, सो इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स टू regain its shape. Elasticity is the property of solids to regain its shape after removing a particular force. ठीक है, तो अब सब लोग बोर्ड पे देखेंगे. आई होप कि सब लोगों को व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है.
हम इलास्टिसिटी के बारे में बात करते हैं। एबिलिटी टू रिगेन द ओरिजिनल शेप ठीक है, प्लीज पे अटेंशन ऑन द बोर्ड। व्हाइट बोर्ड पे आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये इलास्टिसिटी का डेफिनेशन है, आप लोग लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस डाउन विथ यू, दिस इज इंपॉर्टेंट, फ्यूचर में काम आएगा। इलास्टिसिटी जो है वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, द एबिलिटी टू रीगेन द ओरिजिनल शेप एंड फॉर्मेशन अपॉन रिमूवल ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो इमेजिन करो कि ये एक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस पे हमने फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगा सकते हैं, पुलिंग फोर्स, ऐसे फोर्स लगा सकते हैं, पुशिंग फोर्स है ना, ऐसे भी फोर्स लगा सकते हैं, 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 राइट। तो वो फोर्स रिमूव करने के बाद अगर सब्सटेंस अपने ओरिजिनल शेप में चला जाता है तो उस चीज को इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, रबर बैंड बहुत सिंपल एग्जांपल है, रबर बैंड को पुल करते हैं, छोड़ देते हैं, इट रिगेन्स इट्स शेप, तो रबर बैंड इज अ इलास्टिक मटेरियल। नाउ सम इंफॉर्मेशन, दिस इज इंफॉर्मेशन फॉर यू। स्टील हैज अ हाई अमाउंट ऑफ, स्टील जो है उसका इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है। अब आप लोगों को डाउट आएगा कि सर स्टील का इलास्टिसिटी कैसे आया, रबर बैंड फ्लेक्सिबल है, तो ध्यान रखें कि इलास्टिसिटी इज नॉट रिलेटेड विथ फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी इज रिलेटेड विथ रीगेनिंग द ओरिजिनल शेप। तो जो स्टील है उस पर बहुत फोर्स लगाएंगे तो भी उसका शेप बहुत चेंज नहीं होता, लेकिन जितना भी चेंज हुआ वो फिर से रीगेन कर लेता है। बहुत सारा फोर्स लगाने पर भी थोड़ा सा शेप चेंज हुआ और वो थोड़ा सा शेप उसने रीगेन कर लिया। चेंज जितना हुआ वो अगर रीगेन कर सकते हैं तो उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। जो इलास्टिसिटी का मतलब हम समझते हैं उसको फ्लेक्सिबिलिटी ऐसा सोचो। तो रबर बैंड इज हाईली फ्लेक्सिबल, क्यों? क्योंकि फोर्स लगाएंगे तो शेप चेंज हो गया, फोर्स छोड़ दिया तो रीगेन हो गया, फोर्स छोड़ दिया रीगेन हो गया, मतलब इलास्टिसिटी। एट द सेम टाइम स्टील इज नॉट वेरी फ्लेक्सिबल, स्टील जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है। प्लीज पे अटेंशन, एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, प्लीज डू नॉट आस्क फॉर एक्सेस ऑफ द स्क्रीन। मैंने एक स्टूडेंट को अभी रिमूव किया है ग्रुप से, स्क्रीन का एक्सेस मत मांगो, जो डाउट है हाथ उठाओ, चांस मिलेगा डाउट पूछ लेना, ठीक है। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब व्हाइल टीचिंग बाय आस्किंग फॉर द एक्सेस ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन शेयर करने का रिक्वेस्ट मत करो, गलती से भी हो रहा है तो ध्यान रखो वैसा ना करो। आई हैव रिमूव्ड वन स्टूडेंट राइट नाउ, ठीक है। सो स्टील के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। स्टील जो है उसका क्या है, स्टील हैज अ हाई अमाउंट ऑफ इलास्टिसिटी, स्टील इज नॉट फ्लेक्सिबल बट स्टील इज इलास्टिक। टेक्निकली दोनों चीजें अलग अलग है। तो इलास्टिसिटी इज द एबिलिटी टू रीगेन द ओरिजिनल शेप। ओके, एक और डाउट था, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, एबिलिटी टू बियर a certain amount of force। ये भी कंसेप्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज एबिलिटी टू बियर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स। उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो चीज टूट भी नहीं रहा है और उसका शेप भी चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर टूट भी नहीं रहा है, शेप भी चेंज नहीं हो रहा है, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलेंगे, ठीक है। फिर एक स्टेटमेंट हम लिखेंगे बोर्ड पे, मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा बोर्ड पे, आप लोग उसके बारे में सोचें। यू आर रिक्वायर्ड टू थिंक अबाउट अ स्टेटमेंट which I will be mentioning on the whiteboard right now. प्लीज पे अटेंशन, ध्यान दे सब लोग क्लास में। हमें इलास्टिसिटी को मेलिएबिलिटी से कंपेयर करना है।
जो हमने अभी नया कंसेप्ट सीखा इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, हमने सीखा इलास्टिसिटी, उसको मेलिएबिलिटी से कंपेयर करो। कोई चीज है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ मेटल, एनी टाइप ऑफ मेटल, एनी टाइप ऑफ एलिमेंट, दिस इज अ पर्टिकुलर मेटल। अगर ये मेटल हाईली इलास्टिक है तो उसका मेलिएबिलिटी कम हो जाएगा, और अगर ये मेटल हाईली मेलिएबल है तो उसका इलास्टिसिटी कम हो जाएगा। सोचो, फोर्स लगाया, उसका शेप चेंज हो गया, उसने शेप रीगेन नहीं किया। अगर रीगेन नहीं किया मतलब क्या हो गया, मेलिएबल हो गया, इट कैन बी बीटन इनटू शीट्स। और अगर फोर्स हटाने पर वो चीज अपना शेप रीगेन कर सकता है तो उस चीज को इलास्टिक बोलेंगे। इफ दैट पर्टिकुलर थिंग कैन regain the original shape, if that particular thing can regain the original shape, then it is called as elastic. So elasticity is inverse of malleability. ये थॉट हम लोग डेवलप कर सकते हैं। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा इलास्टिक है तो वो मेलिएबल कम होगा, ये एक डिस्कस हम लोग कर सकते हैं। दिस इज अ कांसेप्ट व्हिच यू कैन डेवलप। डेफिनेटली देयर विल बी लॉट मेनी एक्सेप्शंस टू दिस, बहुत सारे एक्सेप्शंस होंगे इस चीज के, बट ये कंसेप्ट हम डेवलप कर सकते हैं कि मेलिएबिलिटी मतलब फोर्स अप्लाई किया, शेप चेंज हो गया। इलास्टिसिटी मतलब फोर्स अप्लाई किया, फोर्स हटने पर शेप रीगेन हो गया, तो उस चीज को बोलेंगे इलास्टिसिटी। फ्लेक्सिबिलिटी अलग चीज है, ठीक है। एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ इज एबिलिटी टू बियर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स। ओके, तो फोर्स लगाया, उसने बियर कर लिया, वो टूटा नहीं, उसका शेप भी चेंज नहीं हुआ, तो उस चीज को बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। So now we'll take some difficulties, we will take some doubts. Yes, Bhargavi, please ask. Bhargavi अपना डाउट पूछे। सर फिर स्पंज एक इलास्टिक सब्सटेंस है कि नहीं है? स्पंज एक इलास्टिक सब्सटेंस है, यस, स्पंज इज एन इलास्टिक सब्सटेंस। स्पंज पे फोर्स लगाएंगे, उसका शेप चेंज होगा, फोर्स हटा देंगे, it can regain its shape back. Sponge is an elastic substance. Yes. Okay sir, thank you. Good, very good. Next, Deepak Kedia. Deepak Kedia, please बोलिए। Sir. हाँ सर। Is sonority property applicable for liquids? बहुत बढ़िया। Sonority property applicable for liquids है क्या? The answer is no. Sonority liquids के लिए defined नहीं है। सोचो क्यों? क्योंकि सोनोरिटी के लिए उस चीज को स्ट्राइक करना पड़ता है, उस चीज को हैमर करना पड़ता है, उस चीज पे फोर्स लगाना पड़ता है। लिक्विड्स पे ऐसा नहीं कर सकते। जिस तरह से मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी लिक्विड्स के लिए डिफाइंड नहीं है, उसी तरह से सोनोरिटी भी लिक्विड्स के लिए डिफाइंड नहीं है, ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। वेरी गुड सर। नेक्स्ट, हर्ष मालू, बोलिए। सर लेकिन आपने बोला कि मतलब स्टील इलास्टिक है और स्टील मेलिएबल भी है, मतलब स्टील की मतलब स्टील हाईली इलास्टिक है और स्टील मेलिएबिलिटी भी बहुत अच्छे से शो करता। तो बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, अच्छा डाउट है। जब मैंने ये दोनों चीजें डिस्कस की तब मैंने ये बताया कि उसके बहुत सारे एक्सेप्शंस होंगे, बट हम कंसेप्ट वाइज डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसा सोचो कि स्टील है, अब स्टील को हम शीट्स में, मतलब स्टील कैन बी बीटन इनटू शीट्स, राइट। तो एक पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड के बाद अगर फोर्स लगाएंगे तो उसका इलास्टिसिटी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन, एक्स न्यूटन के फोर्स तक, 0 to x न्यूटन के फोर्स तक वो चीज इलास्टिक है। 0 से x न्यूटन के फोर्स तक वो चीज इलास्टिक है। x न्यूटन के ऊपर उस चीज का इलास्टिसिटी खत्म हो जाता है और वो चीज नॉर्मल सब्सटेंस जैसा बिहेव करता है, ठीक है। अब जैसे स्टील है तो एक पर्टिकुलर फोर्स पे स्टील तो टूटेगा ना, तो वहां पे तो उसका मेलिएबिलिटी भी खत्म हो गया। तो थिंक ऑफ इट इन दिस टर्म्स, 0 से x तक इलास्टिक, x से y तक मेलिएबल, y से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो चीज तो टूट ही जाएगा, राइट। तो y से ज्यादा फोर्स लगा दिया मतलब वो चीज टूट गया, मतलब वहां तो मेलिएबिलिटी भी खत्म हो गया, ठीक है। तो कितना फोर्स हम लगा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा। बट इलास्टिसिटी एंड मेलिएबिलिटी, दीज टू प्रॉपर्टीज आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। आपका डाउट बहुत अच्छा है।
इलास्टिसिटी और मेलिएबिलिटी एक दूसरे के इनवर्स है, लेकिन स्टील के केस में ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो मेलिएबल है, कम फोर्स में वो इलास्टिसिटी शो करता है। एक पर्टिकुलर फोर्स के थ्रेशोल्ड के बाद तो स्टील टूट जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम एक छोटा सा पॉइंट यहाँ डिस्कस करेंगे, प्लीज पे अटेंशन। बोर्ड पे हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज ध्यान दे सब लोग। दो चीजें लिखी हुई है बोर्ड पे, रिजिड लिखा है, पहली चीज लिखी है हमने रिजिड, दूसरी चीज लिखी है मेलिएबल या डक्टाइल, और तीसरी चीज हमने लिखी है ब्रिटल। तो ब्रिटल का मतलब ये नहीं है कि उसको छोड़ दिया तो टूट गया, ब्रिटल का मतलब है उस पर फोर्स लगाया तो टूट जाएगा, ठीक है। These three are the types of solids। ये 3 सॉलिड्स के टाइप्स है। कुछ सॉलिड्स रिजिड होते हैं, फोर्स लगाया कुछ फर्क नहीं पड़ा। कुछ सॉलिड्स मेलिएबल या डक्टाइल होते हैं, फोर्स लगाया शेप चेंज हो गया। और कुछ सॉलिड्स फोर्स लगाया टूट गया। तो जो टूट जाता है वो ब्रिटल है, जिसका शेप चेंज हो जाता है वो मेलिएबल या डक्टाइल है, और जो टूटता भी नहीं है और जिसका शेप भी चेंज नहीं होता है वो चीज रिजिड है। अब ऑल सॉलिड्स आर रिजिड एंड ब्रिटल। जितने भी सॉलिड्स है वो रिजिड भी है और ब्रिटल भी है, बट एट डिफरेंट, ध्यान से पढ़े, ऑल सॉलिड्स आर रिजिड एंड ब्रिटल। सोचो, रिजिड भी है और ब्रिटल भी है, लेकिन एक टाइम पे नहीं, कुछ लिमिट तक वो रिजिड होगा, उस लिमिट के आगे वो चीज ब्रिटल हो जाएगा। सिंपल है, लॉजिकली कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं। कितना भी फोर्स लगाएंगे तो वो चीज, अब जैसे आयरन रॉड है, आयरन रॉड पे फोर्स लगाएंगे नहीं टूटेगा, और फोर्स लगाएंगे नहीं टूटेगा। बहुत ज्यादा फोर्स बढ़ाएंगे तो एक तो पॉइंट आएगा ना जब आयरन रॉड टूट जाएगा, तो उस फोर्स के आगे वो चीज ब्रिटल। थोड़ा सा फोर्स लगाया, अगर आयरन रॉड है, मैं आयरन रॉड को ऐसे हाथ से मारूं तो वो चीज रिजिड हो गया। आयरन रॉड को मैं हाथ से मारूं तो वो चीज क्या हो गया, रिजिड हो गया। आयरन रॉड को किसी मशीन से टेस्ट करने की कोशिश करें तो वो क्या हो गया, मेलिएबल हो गया। लेकिन आयरन रॉड पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो तो टूट ही जाएगा ना। तो मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, रिजिडनेस, ये चीजें, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एट डिफरेंट कंडीशंस, एट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। और मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी के साथ थोड़ा यहाँ पे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, 2A एंड 2B। इसके साथ आ जाता है इलास्टिक, इलास्टिसिटी साथ में। तो 2A 2B जो है वो इलास्टिसिटी है, मेलिएबिलिटी डक्टिलिटी के साथ में, ऊपर रिजिडनेस है और नीचे ब्रिटलनेस है। फोर्स लगाया टूट गया ब्रिटल, फोर्स लगाया कुछ भी नहीं हुआ रिजिड, फोर्स लगाया शेप चेंज हो गया मेलिएबल या डक्टाइल, फोर्स लगाया शेप चेंज हुआ, फोर्स हटाने पर शेप रीगेन हो गया, इलास्टिक, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। हम और डाउट्स डिस्कस करेंगे। प्रथमेश धर्मेंद्र बोलिए। सर जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जैसे उबले रहते, तो सर उनमें इलास्टिसिटी हम डिफाइन कर सकते क्या? क्योंकि जब हम उनको बहुत ताकत से हिट करते तो वो एकदम रिजिड बन जाते, और फिर जब हम उनको ऐसा स्मूथली मतलब उस पे हाथ लगाते तो वो एकदम सॉफ्ट बन जाते। सर मैं ये डाउट आपका अभी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज इसमें कुछ ऐसे नाम आ गए, कुछ ऐसे टर्म्स आ गए जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं किए हैं। आपने बोला नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स सीखने से पहले हमें फ्लूइड सीखना पड़ेगा, फिर न्यूटोनियन फ्लूइड सीखना पड़ेगा, उसके बाद नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड सीखना पड़ेगा, उसके बाद आपका ये डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो डिफिकल्टीज, डाउट्स जो है वो रिलेवेंट कंटेंट से पूछे। जैसे अभी आप लोग बोलोगे कि सर किसी ने तो भी टेंसाइल स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी का भी डाउट पूछ लिया था, वो तो आपने बहुत देर तक एक्सप्लेन किया। उसका रीजन ये था कि दोस कंसेप्ट्स आर रेलेवेंट। मेटल्स नॉन मेटल्स के केस में वो हमें इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो रेलेवेंट है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स डिस्कस नहीं करना है। क्ले क्या होगा वो चीज भी डिस्कस नहीं करना चाहिए था, बट मैंने बता दिया क्योंकि मुझे आता है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स भी मुझे आता है, बट उसके लिए अभी हमारे पास टाइम नहीं है। अगर हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स और उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो ये टॉपिक रह जाएगा। सो प्लीज, अगर आप लोग डिफरेंट रेफरेंस बुक से, वेबसाइट से
डिफरेंट स्टडी मटेरियल से अगर आप लोग पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, आप लोग उसको पढ़े. You should never be restricted to only your textbooks, but at the same time while asking doubts and difficulties, please be restricted to the content which is being taught and to your textbooks. जो बाकी के डाउट्स है we will take those beyond the lecture time. ओके सर. क्लास में होता है, थैंक यू सो मच, क्लास में होता है ना कि टॉपिक खत्म होने के बाद क्लास के बाहर ये चीज पूछ ली, तो वैसे उस चीज का भी हम फॉर्मेट ऑनलाइन क्लासेस में लेके आएंगे, तब ये डाउट्स पूछना. ठीक है. नेक्स्ट डिफिकल्टी वेदांत. वेदांत बोलिए. Sir, can we compare malleability and ductility to plasticity? हाँ सर, कैन वी कंपेयर malleability and ductility to elasticity? Yes, सिंपल कंसेप्ट. malleability and ductility go together, hand in hand. अगर कोई चीज ज्यादा malleable है तो वो चीज ज्यादा ductile होगा. There will be exceptions to this, but common sense से हम ये thought process develop कर सकते हैं. ठीक है, कॉमन सेंस से हम क्या करेंगे, थॉट प्रोसेस डेवलप करेंगे. जो चीज मेलेबल है वो चीज डक्टाइल भी है, सिंपल लॉजिक. जो चीज इलास्टिक है वो मेलेबल नहीं है, तो वो चीज मेलेबल नहीं है तो वो चीज डक्टाइल भी नहीं है. तो मेलेबिलिटी डक्टिलिटी गो टुगेदर एंड दे आर इनवर्स ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है. और एक चीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे, इलास्टिसिटी वर्सेस प्लास्टिसिटी. तो जो इलास्टिक है, इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी इज द एबिलिटी टू रिगेन द शेप, राइट. इलास्टिसिटी क्या था? इलास्टिसिटी था एबिलिटी टू रिगेन द शेप था. तो प्लास्टिसिटी क्या है? प्लास्टिसिटी डज नॉट रिगेन द शेप. फोर्स लगा दिया, उसका शेप चेंज हो गया, अब वो फिर से वो शेप में नहीं आ रहा है. तो मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी में कुछ ऐसा ही हो रहा है. मेलेबिलिटी में हैमरिंग किया, मेटल का ऐसा ब्लॉक था, उसको हैमरिंग किया, फ्लैट हो गया, शीट बन गया, अब वो शीट फिर से ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो वहां आ गई प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी मींस डज नॉट रीगेन द शेप, इलास्टिसिटी मींस रीगेन्स द शेप. ठीक है, दिस इज अ गुड थिंग. ठीक है वेदांत. ठीक है वेदांत. Yes, sir. ओके Yes, सर, sir. थैंक यू. भार्गव बोलिए. भार्गव अपना डाउट बताइए सर. Sir, which is the most tensile सर substance? थोड़ा ऊंचा बोलिए सर, जोर से Sir, बोलो. which is the most tensile substance? विच इज द मोस्ट टेंसाइल सब्सटेंस. सर मुझे पता नहीं है, मैं ढूंढ के बता दूंगा आपको. ठीक है. विच इज द मोस्ट टेंसाइल सब्सटेंस. सब्सटेंस आपने बोला तो सब्सटेंस में एलिमेंट्स भी आ गए, कंपाउंड्स भी आ गए, मिक्सचर्स भी आ गए, तो बहुत सारी चीजें हैं, राइट. आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस. इंफॉर्मेशन बेसिस है, मुझे वो इंफॉर्मेशन अभी पता नहीं है कि विच इज द मोस्ट टेंसाइल सब्सटेंस ऑन अर्थ. नेक्स्ट तनय अग्रवाल. तनय अग्रवाल, तनय क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं क्या? तनय आपकी आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलिए. तनय सॉरी. भावेश, भावेश टेके. भावेश लिक्विड्स एंड और तनय बाद में. सर तनय बाद में, सॉरी. भावेश बोलिए डाउट. सर हम अलॉय को मेटल क्यों नहीं मानते? अलॉय को मेटल क्यों नहीं मानते? सर अलॉय जो है, अलॉय इज अ मिक्सचर. अलॉय में क्या होता है, बहुत सारे मेटल्स एक साथ आके मिक्स हो गए. कुछ कुछ अलॉय कंपाउंड्स भी होते होंगे वो बाद में, लेकिन अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स. अलॉय में एक एलिमेंट नहीं है, एक मेटल नहीं है, इसलिए अलॉय को मिक्सचर बोलते हैं. और अगर मिक्सचर बोलते हैं तो एलिमेंट नहीं बोलते. क्यों? क्योंकि मैटर के 3 टाइप्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. तो जो अलॉय है वो 3rd कैटेगरी का है. अलॉय इज अ मिक्सचर, अलॉय इज नॉट एन एलिमेंट. अगर अलॉय एलिमेंट होता तो अलॉय को पीरियोडिक टेबल में जगह मिल जाती, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में क्या है, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स प्रेजेंट है. बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स लेके एक साथ लेके अलॉय बनाया, और ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग अलॉय भी बनते हैं. तो अलॉय कोई ऐसी एक चीज नहीं है कि जैसे कॉपर है तो कॉपर सिर्फ कॉपर है तो वो अलॉय हो गया. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलॉयज. तो अलॉय इज अ मिक्सचर. ठीक है सर, आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा. थैंक यू. नेक्स्ट. सर लेकिन वो तो मेटल्स की पूरी प्रॉपर्टी शो करता ना सर मेटल, लेकिन वो बहुत सारे मेटल्स की एक साथ प्रॉपर्टी शो करता ना. सोचो आयरन का रॉड है, लोहे का रॉड है, तो उसमें सिर्फ आयरन है. लेकिन अगर आयरन और कॉपर का मिक्सचर है
तो आयरन और कॉपर के मिक्सचर में आयरन भी है और कॉपर भी है, उसको अगर मेटल बोलेंगे भी तो कौन सा मेटल बोलेंगे? आयरन बोलेंगे तो कॉपर बुरा मान जाएगा, कॉपर बोलेंगे तो आयरन बुरा मान जाएगा। फिर जो अलॉय होता है उसमें थोड़ा बहुत दूसरे दूसरे मेटल्स भी होते हैं, जैसे थोड़ा सा निकेल भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ट्रेसेस में गोल्ड भी हो सकता है। तो अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स। अलॉय मेटल का प्रॉपर्टी दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि मिक्सचर्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। 8-9 में पढ़ा होगा। नींबू पानी जो है वो क्या है? नींबू पानी, नींबू शरबत इज अ मिक्सचर, क्योंकि नींबू पानी में सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी लेके आए। शुगर स्वीटनेस लेके आया, वाटर लिक्विडनेस लेके आया, नींबू बीटर या सॉर सॉर टेस्ट लेके आया, जो भी टेस्ट लेके आया, सॉर टेस्ट लेके आया साइट्रिक एसिड की वजह से। तो अलॉय में जो भी मेटल्स होंगे वो सारे मेटल्स अपनी खुद की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज तो लेके आएंगे ना। तो इसलिए अलॉय की प्रॉपर्टीज मेटल जैसी होती है, लेकिन वो एक अकेला मेटल नहीं है, इसलिए उसको एलिमेंट नहीं बोलेंगे, उसको कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स टुगेदर, इसलिए उसको अलॉय बोलते हैं। ठीक है सर? ओके सर, थैंक यू। वेरी गुड सर। भावेश, आपका डाउट बहुत अच्छा था। उस डाउट से हमें डिफरेंस पता चला एलिमेंट और मिक्सचर्स का। मिक्सचर में चीजें जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं। फिर एक और बहुत बड़ा डाउट, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स का ये होता है कि जो एलिमेंट्स है, सॉरी कि जो अलॉयज मिक्सचर्स है, मिक्सचर सिर्फ एलिमेंट के बनते हैं, ऐसा नहीं है। एलिमेंट एलिमेंट का भी मिक्सचर हो सकता है, कंपाउंड कंपाउंड का भी मिक्सचर हो सकता, और एलिमेंट और कंपाउंड का भी मिक्सचर हो सकता। मिक्सचर में कुछ भी चलेगा, एक से ज्यादा आ गया मतलब मिक्सचर आ गया। कंपाउंड कंपाउंड भी मिक्सचर, एलिमेंट एलिमेंट भी मिक्सचर, एलिमेंट कंपाउंड भी मिक्सचर। जैसे एयर, एयर इज अ मिक्सचर। एयर में क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, नाइट्रोजन एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एलिमेंट है। एलिमेंट एलिमेंट कंपाउंड, ये तीनों का मिला के मिक्सचर। आवेश के डाउट से मिक्सचर का कंसेप्ट रिवाइज हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कबीर 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 रावत, बोलिए कबीर। सर, आपने कहा कि इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है और वो केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करता। जी सर, सही है, बोलिए आगे। तो फिर वो इलेक्ट्रोलिसिस में केमिकल प्रॉपर्टीज को कैसे चेंज करता? इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस एक केमिकल कंसेप्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस एक केमिकल कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, द एबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वो चीज फिजिकल कंसेप्ट है। ठीक है, डिस्कस करते हैं। सब लोग बोर्ड पे देखें। The ability of a substance to conduct electricity is called as electrical conductivity. ठीक है, metals have high electrical conductivity in solid state. Solid state में metals की जो है electrical conductivity high होती है, अच्छी खासी होती है। तो electrical conductivity जो है वो electricity conduct करने का tendency है, वो ability है। इलेक्ट्रोलिसिस अपने आप में एक केमिकल फिनोमिना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस में जो हो रहा है वो एक केमिकल चेंज है, वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, सो इलेक्ट्रोलिसिस अलग है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अलग है। यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं वो सिर्फ सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो देयरफॉर इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं। तनय अग्रवाल, बोलिए। तनय अग्रवाल, ट्राई करो अभी, बोलो। सर, लिक्विड्स और गैसेस के लिए लस्टर डिफाइन कर सकते क्या? लिक्विड्स और गैसेस के लिए लस्टर डिफाइन कर सकते क्या? बहुत अच्छा डाउट है, अब हम सोचते हैं इस पे। लिक्विड्स और गैसेस के लिए लस्टर डिफाइन कर पाएंगे क्या? एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट लाइट, नहीं शायद। एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट लाइट
लिक्विड्स और गैसेस के लिए डिफाइन कर सकेंगे क्या? यार ये ना मैं देख के बताऊंगा, आई विल गेट बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस। एक बहुत अच्छा डाउट है, हम डाउट बोर्ड पे लिखते हैं, सबके लिए होमवर्क, मेरे लिए भी होमवर्क। अब क्या है ना कि जो लिक्विड्स है वो लाइट को रिफ्लेक्ट तो करते हैं, ठीक है, कुछ कुछ गैसेस भी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए तो देयर आर सम कलर्ड गैसेस। अगर सारे गैसेस लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते थे तो सारे गैसेस कलरलेस होते थे। देयर आर सम कलरफुल गैसेस, देयर आर कलरफुल लिक्विड्स एज वेल, राइट। तो वो जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं उस प्रॉपर्टी को लश्चर ये नाम दे सकते हैं क्या? ये हमारा डाउट है, आप लोगों का भी और अब मेरा भी डाउट बन गया। जिन्होंने ये डाउट पूछा उनको मैं बता दूं कि आई विल गेट बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस। मैं इस पे सोचूंगा, आप लोग भी इस पे सोचें और कल हम लोग ये क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा डाउट है, बहुत अच्छा डिफिकल्टी है, और ये अच्छा डाउट इसलिए है क्योंकि एक तो टॉपिक से रिलेवेंट है और दूसरा गैसेस भी कलरफुल होते हैं, लिक्विड्स भी कलरफुल होते हैं। कलरफुल है इसका मतलब उन्होंने लाइट को रिफ्लेक्ट किया। अब सवाल ये उठता है, द क्वेश्चन इज दिस कि क्या उस चीज को, उस प्रॉपर्टी को हम लश्चर ये नाम दे सकते हैं? प्रिलिमिनरी थिंकिंग से मुझे लगता है कि दे सकते हैं, बट आई विल गेट बैक टू यू विद द एग्जैक्ट आंसर, ठीक है? गुड। नेक्स्ट हम डिफिकल्टी लेते हैं। नेक्स्ट किसका डाउट ले, ठीक है? पराग चिमनकर आपका डाउट लेंगे, अगर आपका माइक्रोफोन ठीक से काम कर रहा होगा तो। सर अगर हमने कुछ एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज की तो उसके बाकी के फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा क्या? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया डाउट। अगर हमने किसी सब्सटेंस का एक फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर दिया तो क्या उसके दूसरे फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा? तो उसके दूसरे फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, जैसे आइस हैज, बोर्ड पे देखे सब लोग, आइस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो वाटर से डिफरेंट है। तो हमने क्या किया, हमने स्टेट कन्वर्जन किया। कहां से कहां किया? स्टेट कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड टू वाटर, लिक्विड टू सॉलिड, आइस, वाटर टू आइस, वाटर से हमने आइस में कन्वर्ट किया, वाटर लिक्विड था, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आया क्या? डेफिनेटली चेंज आया, उसका डेंसिटी चेंज हो गया। डेंसिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करते हैं तो क्या उसके बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है? तो हाँ आता है। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है? तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आता है, ठीक है? तो ऑन चेंजिंग अ पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर हम कोई फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करते हैं तो उसके दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है और उसकी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है। कुछ केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती लेकिन कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है। जानने के लिए जुड़े रहे, ठीक है सर? किनका डाउट था ये? पराग क्लियर हुआ आपका डाउट? बताइए। हाँ सर। वेरी गुड सर। यश मालपानी। सर सन लश्चरस है क्या? सन लश्चरस है क्या? सन लश्चरस है क्या? नहीं सर, सन लश्चरस नहीं है। क्यों? क्योंकि सन लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता, सन खुद का एनर्जी प्रोड्यूस करता है। लश्चरस मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट करने की टेंडेंसी। सन खुद ही एनर्जी का सोर्स है, सन खुद ही लाइट का सोर्स है, तो सन लश्चरस नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट, श्रेयस मालपानी। सर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल कंपाउंड्स आर मिक्सचर बट ऑल मिक्सचर आर नॉट कंपाउंड? नहीं सर, कंपाउंड और मिक्सचर अपने आप में दोनों अलग चीजें हैं, कंप्लीटली डिफरेंट। कंपाउंड्स में फिक्स प्रोपोर्शन होता है, मिक्सचर में फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता। कंपाउंड्स में केमिकल रिएक्शन के बाद ही कंपाउंड बनते हैं, मिक्सचर में कोई केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन साथ में रख दिया तो मिक्सचर बन गया।
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करा दिया तो वाटर बन गया। वाटर इज अ कंपाउंड, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज अ मिक्सचर। ठीक है, वाटर इज अ कंपाउंड एंड मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज अ मिक्सचर। तो कंपाउंड और मिक्सचर दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 होगा, ना एक कम ना एक ज्यादा। और मिक्सचर में ज्यादा ऑक्सीजन ले लिया तो भी उसको मिक्सचर ही बोलेंगे, और ज्यादा हाइड्रोजन ले लिया तो भी उसको मिक्सचर ही बोलेंगे। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज और डेफिनेशंस एक बार रिवाइज करेंगे सब लोग, और मिक्सचर्स की भी प्रॉपर्टीज और डेफिनेशंस रिवाइज करेंगे। प्लीज एक रिक्वेस्ट है सब लोगों से, ऐसा ना सोचे कि हम 10th में आ गए तो 9th की और 8th की बुक्स क्यों पढ़े। वो पढ़ना चाहिए, टॉपिक्स बार बार रिवाइज करते रहनी चाहिए, टॉपिक दिमाग में फ्रेश रहता है। एक अच्छी आदत है कि हम पुराने कंसेप्ट को रिवाइज करते रहे, उससे क्या होता है, नए कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आते हैं, क्लैरिटी आती है टॉपिक में, एक फील गुड फैक्टर आता है, उसकी वजह से ऐसे डाउट्स क्लियर होते हैं। मिक्सचर और कंपाउंड्स डेफिनेटली अलग अलग चीजें हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स सब लोग 8th और 9th की बुक्स से रिवाइज करके आएंगे, इंक्लूडिंग मी। मैं भी रिवाइज करके आऊंगा कल वाली क्लास से पहले। ठीक है, एक और रिक्वेस्ट है सब लोगों से, कोऑपरेट करना है इस चीज में। जो नाम से आप लोग साइन इन करते हो वो नाम प्रॉपर रखे, खुद का फर्स्ट नेम, खुद का लास्ट नेम। फालतू के नाम मत रखो, लोगों को यहाँ से रिमूव किया जाता है। देखो किसी को रिमूव कर दिया मैंने अभी क्लास से, वही नहीं रिमूव, अब रिमूव हो गया। ठीक है, सो प्लीज पे अटेंशन, प्लीज कोऑपरेट, क्लास को अच्छे से फॉर्मेलिटी से अटेंड करे, मस्ती में ना ले, 10th क्लास है। नेक्स्ट डिफिकल्टी हम लेंगे अभी। हर्षवर्धन मुले, हर्षवर्धन बोलिए, हर्षवर्धन। सर आपने बोला कि ऑल द सॉलिड्स आर ब्रिटल और रिजिड। आगे ऑल सॉलिड्स आर ब्रिटल और रिजिड और मेलिएबल और इलास्टिक। हाँ तो सर आपने यही बोला, तो फिर जो सॉल्ट है वो सॉलिड स्टेट में रहता है अपना कॉमन सॉल्ट सर, तो फिर उसको 800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने के बाद में सर वो मोल्टन में कन्वर्ट होता है सर, ना वो ब्रिटल होता ना। तो 800 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर वो मोल्टन में कन्वर्ट हो गया तो वो सॉलिड नहीं रहा। फिर अगर सॉलिड नहीं रहा तो वो सॉलिड की प्रॉपर्टीज खो चुका है। जैसे बोर्ड पे अभी दिख रहा होगा, आइस, आइस वाली चीज दिख रही होगी बोर्ड पे। आइस हैज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज देन वाटर, राइट। तो जब आइस है तो आइस की प्रॉपर्टीज, जब वाटर है तो वाटर की प्रॉपर्टीज। तो सॉल्ट ही क्यों, कोई भी दूसरा सॉलिड ले लो, कॉपर ले लो, कॉपर, जो कॉपर है कॉपर को भी मेल्ट कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कॉपर मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद कॉपर के लिक्विड की प्रॉपर्टी शो करेगा, मेल्ट होने से पहले कॉपर सॉलिड की प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, तो उसी तरह से सॉल्ट भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद जब मेल्ट हो जाएगा तो वो चीज लिक्विड NaCl, मोल्टन NaCl वाली प्रॉपर्टीज शो करेगा। सॉल्ट ब्रिटल है, सॉल्ट का क्रिस्टल टूट सकता, सॉल्ट इज अ ब्रिटल सॉलिड, बट इट इज अ ब्रिटल सॉलिड में सॉलिड भी आया। अगर मोल्टन सॉल्ट की बात कर रहे हैं तो ब्रिटलनेस की बात नहीं कर सकते, क्योंकि लिक्विड्स कैन नॉट बी ब्रिटल। वो चीज अपने आप में लिक्विड है, उसको तोड़ेंगे कैसे। ठीक है सर, जिनका डाउट था। यस सर, वेरी गुड सर। नेक्स्ट वेदांत, वेदांत बोलिए आपका डाउट। Sir, can we include opaqueness and transparency in the physical properties of metals and non-metals? यस सर, डेफिनेटली। ओपेकनेस एंड ट्रांसपेरेंसी ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ओपेकनेस मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट न करने की टेंडेंसी, ट्रांसपेरेंसी लाइट को पास ऑन करने की टेंडेंसी। पास ऑन मतलब अपने अंदर से आगे जाने देने की टेंडेंसी। ओपेकनेस एंड ट्रांसपेरेंसी आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। वेरी गुड, ओके सर। नेक्स्ट डिफिकल्टी, लास्ट डाउट लेंगे, फिर थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे हम। सर्वेश तायडे, सर्वेश प्लीज आस्क। Sir, how the sonorous property is defined in case of metalloids? How is sonorous property defined in case of metalloids? मेटलॉइड लेना, उसको हैमर करके देखना, अगर आवाज आया सोनोरस है, अगर आवाज नहीं आया तो सोनोरस नहीं है। सिंपल। कोई भी सॉलिड लो, उसको हैमर करके देखो, थोड़ा बहुत आवाज आएगा। बहुत सारा आवाज आया, वो सॉलिड वाइब्रेट किया और बहुत सारा आवाज आया, स्कूल बेल के जैसा, डोरबेल जैसा नहीं, स्कूल बेल के जैसा। अगर स्कूल में इलेक्ट्रिक बेल है तो नहीं, मैनुअल बेल जैसा।
अगर आवाज आया तो उस चीज को सोनोरिटी बोलना। सोनोरस इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड अपॉन हैमरिंग। मेटलॉइड्स में सोनोरिटी है या नहीं पता करने के लिए मेटलॉइड लो, हैमर करके देखो, अगर हैमर करने पे आवाज आया तो मेटलॉइड्स आर सोनोरस, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, गुड। ठीक है, अभी के लिए सफिशिएंट है। वी हैव लास्ट 3-4 मिनट्स, एक स्लाइड और हो जाएगा। ठीक है, प्लीज पे अटेंशन। हम स्लाइड्स के बारे, हाँ ओके। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। सो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके अलावा भी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज है। एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर इज अ पार्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। फ्लेमेबिलिटी, वो चीज जल सकती है या नहीं जल सकती है, इट इज अ पार्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। वैलेंसी इज अ केमिकल प्रॉपर्टी, वैलेंसी हमने डिस्कस कर ही लिया है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वी हैव डिस्कस दिस। बिकॉज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर डिफाइंड फॉर अ कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब बॉन्ड बना, बॉन्ड बना मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ मतलब केमिकल प्रॉपर्टी आ गया। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर केमिकल प्रॉपर्टीज। वैलेंसी इज आल्सो अ केमिकल प्रॉपर्टी। कंबाइनिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड एज वैलेंसी। फ्लेमेबिलिटी, वो चीज जल सकती है या नहीं, बर्निंग हो सकता है या नहीं हो सकता है। फ्लेमेबिलिटी मतलब कंबशन, तो वो चीज भी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है। वो चीज एसिडिक कैरेक्टर या बेसिक कैरेक्टर शो करता है, उस चीज को भी केमिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे। और जो लास्ट में लिखा है, लास्ट पॉइंट, वो तो खुद रिएक्शन की बात कर रहा है। तो अगर रिएक्शन की बात कर रहा है तो वो चीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज की ही बात हो रही है। सो रिएक्शन विद अदर एलिमेंट्स, जनरल रिएक्शन विद ऑक्सीजन हाइड्रोजन स्टडीड बिकॉज these two elements are very reactive। ठीक है, तो ये हुई केमिकल प्रॉपर्टीज। तो दो टाइप की प्रॉपर्टीज हमने देखी। आज वाले क्लास में हमने सिर्फ ये डिस्कस किया कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल एंड फिजिकल। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की एंड हमने केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की। कल टुमारो वाली क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग केमिकल प्रॉपर्टीज एंड वी विल बी डिस्कसिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो कल वाली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, हम केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उसके बाद हम नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी, हमने सिर्फ ये देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, हमने ये देखा कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। नेक्स्ट टर्न पे हम और केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, ये केमिकल प्रॉपर्टीज को एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और आज वाली क्लास में हमने मैटर भी डिस्कस किया, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स भी हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, तनिष्क कोठारी का डाउट है, एक हम लास्ट डाउट ले लेंगे। तनिष्क बोलिए। सर हाँ सर। सर जैसे कुछ कुछ मटेरियल्स रहते हैं जिनको अगर हम हीट प्रोवाइड करें, यानी कि उनका जो मतलब उनके हीट प्रोवाइड करें और उनका स्टेट भी चेंज ना होने दे, तो वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन रॉड है, उसको अगर मैंने थोड़ा हीट किया और उसके बाद उसको फिर कोई इंस्ट्रूमेंट से उसको मूव किया तो मतलब वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा। तो सर जब हम किसी मेटल की फ्लेक्सिबिलिटी काउंट करते हैं तो हम कौन से टेम्परेचर को इन रेंज लेते हैं? टेम्परेचर रेंज आता है, डेफिनेटली वो टेम्परेचर रेंज मेल्टिंग पॉइंट के बहुत नीचे होगा, राइट। सेकेंड थिंग, वो एक टेम्परेचर रेंज होगा जिसमें वो मेटल फ्लेक्सिबल बन गया। तो सोचो टेम्परेचर के साथ अब फोर्स सोचो, जो हम टेम्परेचर लगा रहे हैं इसका मतलब हम उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं। वो चेंजेस करना या फोर्स लगाना बात तो सेम ही है। रूम टेम्परेचर पे वो चीज, आयरन रॉड फॉर एग्जांपल रूम टेम्परेचर पे x न्यूटन फोर्स पे रिजिड होगा, लेकिन हाई टेम्परेचर पे x न्यूटन फोर्स पर ही वो चीज फ्लेक्सिबल हो जाएगा, और हाई टेम्परेचर पे x न्यूटन फोर्स पर ही वो चीज क्या हो जाएगा, वो चीज मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी रेंज आता है, उस फ्लेक्सिबिलिटी रेंज में ही चीजें मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी शो करती है, और कुछ चीजें मेलेबिलिटी, जो चीजें मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी शो नहीं कर सकती वो चीजें ब्रिटलनेस शो करती है। वो चीज मेल्ट नहीं होगी लेकिन वो चीज टूट जाएगी। फिर एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ये आता है कि टेम्परेचर बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए वो चीज मेल्ट होने से पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गई, तो वहां पे आ गया फ्लेमेबिलिटी वाला कंसेप्ट, वहां पे आ गया कंबशन वाला कंसेप्ट। तो कई बार ये होता है, एक एग्जांपल है, सपोज मेटल
M है, M इज अ मेटल। उस M मेटल को हमने हीट किया, ये सोचा कि मेल्ट हो जाएगा, लेकिन मेल्ट होने से पहले ही वो चीज ने ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ली। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, उस चीज को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं और मेटल करते और मेल्ट करते हैं। फिर उसी चीज को हीट करते जाएंगे, हीट करते करते हैमरिंग करते गए, तो उस चीज ने शेप चेंज कर दिया, वो चीज मेलिएबल हो गई। रूम टेम्परेचर पे वो मेलिएबल नहीं था, लेकिन हाई टेम्परेचर पे मेलिएबल हो सकता है, और ऐसा करते ही है। गोल्ड जो होता है, गोल्ड रूम टेम्परेचर पे गोल्ड के कॉइन को ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन हाई टेम्परेचर पे गोल्ड के कॉइन का शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट। आई होप डाउट क्लियर हुआ होगा। आपका डाउट अगर ये था कि उस टेम्परेचर रेंज को बोलते क्या है, उसका नाम मुझे नहीं पता, डेफिनेटली उस टेम्परेचर रेंज का कुछ स्टैंडर्ड नाम होगा, हम ढूंढ के आएंगे। ठीक है सर। हाँ सर। तो फिर हम आयन को इलास्टिक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बोलेंगे ना। अगर आयन इलास्टिक नहीं होता तो आयन के इंस्ट्रूमेंट्स बना ही नहीं सकते थे। आयन के यूटेंसिल्स बनते भी होंगे तो वो तो तभी बने ना जब वो चीज फ्लेक्सिबल थी, राइट। फिर दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड ये होता है कंप्लीटली मोल्ड, उसको मेल्ट करके उसके ढांचे में डालना, उसके मोल्ड में डालना, दैट इज अनदर कंसेप्ट। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी हर सब्सटेंस की, हर मेटल की आती है, हर सॉलिड मेटल की फ्लेक्सिबिलिटी आती है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर बिफोर मेल्टिंग। ऑब्वियसली मेल्ट करने से पहले फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। सोचो वो चीज मेल्ट हो रही है, मतलब धीरे धीरे उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, और एक पॉइंट आया इतनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई कि उसको मेल्टेड या मोल्टन, हमने ऐसा नाम दे दिया, उसको लिक्विड मेटल बोल देते हैं। ठीक है, दैट शुड बी सफिशिएंट। आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। सर थैंक यू। कल सेम टाइम मिलेंगे हम लोग। बाय सर। सर बाय सर। बाय सर। सर 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 सर